नमस्कार, स्वस्थ प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। अक्सर आपने लोगों को हाई बीपी और लो बीपी की शिकायत करते सुना होगा। हालांकि आज के दौर की ये बेहद आम समस्या है, लेकिन इसे हल्के में लेना खतरनाक भी साबित होता है। दरअसल धमनियों पर खून के प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल टर्म में हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाइपरटेंशन की समस्या तेजी से बढ़ चुकी है और ये बीमारी युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। तो आज स्वस्थ प्रदेश में हम बात करेंगे इसी हाइपरटेंशन की, या जिसको आप बीपी कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं, इसकी बात करेंगे। मेरे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर जी। आप भी सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस शो में। आपसे करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हाइपरटेंशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आज के दौर में हाइपरटेंशन एक आम समस्या है और इसके लक्षण जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि बीपी कम हो गया है और फिर बढ़ गया है। इस समस्या को लोग बेहद हल्के में लेते हैं, लेकिन ये समस्या बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर को ही मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन को समझने के पहले ब्लड प्रेशर को जानना जरूरी है। हार्ट खून को पूरे शरीर में पंप करता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जब दिल धड़क रहा होता है तो उस दौरान हार्ट पंप होने की वजह से खून से धमनियों पर पड़ने वाले प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दो हार्ट बीट के बीच हार्ट ब्लड पंप नहीं करके आराम करता है और उससे जो प्रेशर धमनियों पर पड़ता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 तक होना चाहिए, लेकिन जब मरीज का ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ज्यादा होता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। 139 और 89 के बीच के ब्लड प्रेशर को प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। दुनिया में करीब 1/4 लोग 30 साल की उम्र तक हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। देश में ही लगभग 14 करोड़ लोग इसके मरीज हैं। यह आंकड़ा दुनिया में हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या का 15% है। भारत में 2030 तक हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या 40% तक बढ़ जाने का अनुमान है। हाइपरटेंशन की बीमारी तेजी से अपना पांव पसार रही है, बावजूद इसके लोग हाइपरटेंशन को हल्के में लेते हैं। हाइपरटेंशन की जो वजह हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह है मोटापा। इसके अलावा आनुवंशिकता, भरपूर नींद न लेना, ज्यादा मांसाहारी भोजन करना, ज्यादा नमक खाना, मसालेदार खाना खाना, शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, ज्यादा तनाव लेना, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, किडनी से जुड़ी बीमारी, थायराइड से जुड़ी परेशानी शामिल है। हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल से जुड़ी आम बीमारियों में से एक है। ज्यादातर मामलों में हाइपरटेंशन के बारे में पता नहीं चलता है। उल्टी आना, नजर में बदलाव होना, ज्यादा पसीना आना, नाक से खून बहना, बेचैनी, धड़कन का तेज होना, कानों में घंटी बजना, सिर में दर्द, चक्कर आना, तेज गुस्सा आना और थकान हाइपरटेंशन के लक्षणों में शामिल है। हाइपरटेंशन पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो कई और गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं, मसलन हार्ट अटैक और स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर, किडनी खराब होना और आंखों की रोशनी जाना। हाइपरटेंशन को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से बीमारी के लक्षणों को लोग आसानी से अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये बीमारी बेहद खतरनाक है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाइपरटेंशन युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इसे काबू करें और लक्षण दिखते ही फौरन डॉक्टर से सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर वाराणसी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे बड़ी वजह क्या है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जिसको हम कहते हैं, इसके होने की आजकल इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को क्यों हो रही है ये बीमारी?
देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबसे कॉमन कारण जो है वो लोगों को ज्ञात नहीं होता है, जिसको हम इडियोपैथिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसको ज़्यादातर लोग आनुवंशिकता से जोड़ते हैं कि शायद ये आनुवंशिकता के कारण ही होता है, और इसका परसेंट 90 से 95% होता है। जो जितना भी ब्लड प्रेशर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उसमें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर जो है वो इडियोपैथिक या बिना किसी कारण के होने वाला ब्लड प्रेशर है। और बाकी जो 5 से 10% ब्लड प्रेशर है वो दूसरे किन्हीं कारणों से होता है, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि मोटापा हो सकता है, शराब हो सकती है, स्मोकिंग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ज़्यादा नमक का कंजम्पशन हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, जो ठीक से नींद नहीं आना हो सकता है, एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है कि उसमें मोटापे के कारण खर्राटे आती है और लोग प्रॉपरली सो नहीं सकते हैं, उसके कारण होते हैं। किडनी की बीमारियां होती है, किडनी के नसों में सिकुड़न होती है, और एक तरह का धमनियों में सूजन होता है जिसको एओर्टाइटिस कहते हैं, टाकायोसु आर्थराइटिस कहते हैं, उस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये सब जो है, और कई तरह के जैसे कुछ दवाओं के एक्सेस सेवन भी ब्लड प्रेशर को करता है, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में कई बार, या ऐसी दवाइयाँ जिनके बारे में कोई क्वान्टिफिकेशन नहीं है कि क्या दवा ले रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि वैशोलोन वगैरह, हर किसी को हम लोग डेक्सोना, वैशोलोन, इस तरह की जो दवाएं हैं, और भी कई सारी ऐसे दवाएं हैं, हमारे ड्रिंक्स है, कॉफ़ी, इस तरह की दवाएं और खाने के सेवन से भी ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर जो है कई सारे कारणों से हो सकता है। एक है जिसका कि हमको कारण पता है, जिसका कि निवारण संभव है और जिसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, और दूसरा है जिसके बारे में हमें पता नहीं, ज्ञात नहीं कि इसका कारण क्या है, जो कि ज़्यादातर लोगों में वही होता है, और जिसके लिए परमानेंट इलाज, रोज़ रेगुलर उनका सेवन, परहेज़, खान पान पे परहेज़, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ज़्यादातर यानी कि 90% से 95% मामलों में कारण ज्ञात नहीं होते, लेकिन फिर आपने आखिर में एक बात ये भी हमें बताई कि आप अगर परहेज़ करते हैं, खान पान को सुधारते हैं, जीवन शैली को सुधारते हैं, तो उसको संभावना को कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट को डेवलप करें, तो ये बीमारी कम होगी। जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग अभी एक बीच वाले स्टेज में, ट्रांजिशन फेज में हमारा पूरा समाज गुजर रहा है। वो ट्रांजिशन फेज क्या है? अर्बनाइजेशन जिसको कह रहे हैं कि हम प्रगतिशील देश हैं, जो गरीब से प्रगतिशील हैं और विकसित देश की कतार में जा रहे हैं, जिसके कारण जो है हम अपनी जो पहले हमारे मूलभूत रहने खाने के तरीके थे उसको हमने बदल दिया है। आज वो खाना पीना रहना सोना, जैसे पहले हम रोज़ व्यायाम करते थे, मतलब घर में खेलते थे, गांव में जो फिजिकल लेबर करते थे, खेतों में काम करते थे, ज़्यादातर लोग हमारे पूर्वज तो यही काम करते थे, और शहर में हमारे पूर्वज कम रहते थे, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस भी कम हुआ करता था उसमें। और क्या होता है उसके कारण हमारे में मोटापा जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही। क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह के वाइल्ड फूड आसानी से मिलते हैं और इसका प्रचलन हो गया है। हम जो पाश्चात्य पद्धति को अपने तरफ अपनाना चाहते हैं, हमको लगता है कि वही पद्धति बेहतर है। लेकिन हाइपरटेंशन के केस में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो पद्धति खाने पीने की थी वो बेहतर थी, और उसको रोकने के लिए यह बेहतर तरीका था, जिससे आजकल बच्चों में क्या है, मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं, और इसके कारण सिर्फ ना पढ़ाई करते बल्कि खान पान का जो तरीका है वो बदल गया है। जो मैंने आपको पहले बताया कि पिज़्ज़ा, बर्गर बेस्ट ज़्यादा खान पान हो गया, और जो तली भुनी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सस्ते में और आसानी से सबको उपलब्ध है, और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और जैसे पहले हमारे लोग फल फूल खाते थे, जो भी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स होते थे उसको खाते थे, सीजनल सब्जियां खाते थे, हरी सब्जियां खाते थे, लेकिन आज जो है इनके प्राइस और प्लस
जो भी आपका कहिए कि अवेलेबिलिटी कम होने से, दाम बढ़ जाने से, कई सारी चीज़ें होने के कारण ये हमें उपलब्ध नहीं है। और हम आसानी से मिलने वाला 10 रुपये में पूड़ी खाने वाला या सब्जी खाने वाला या छोले पकौड़े, ऐसा चीज़ें आसानी से, समोसे आसानी से बाज़ारों में मिल जाता है, जो कि बार बार बॉयल करके हमें एक विषाक्त भोजन कह सकते हैं, ऐसा भोजन तैयार होता है जो हमारे धमनियों को भी नुकसान करता है, जो बाद में चल के भी ना सिर्फ ब्लड प्रेशर, मोटापा, बल्कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, इस ब्लड प्रेशर के अलावा इस सब को भी बढ़ावा दे रहा है, मोटापा को। इसको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो आपने कही है, मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, और इसको अगर समझ ले तो हम बहुत हद तक बच भी सकते हैं। मैं और आपसे इस पर समझूंगा। जेपी साहब, कुछ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं हमसे, उनका सवाल लेते हैं। देहरादून से जेपी साहब हैं, बताइए जेपी जी। जेपी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पूछिए सवाल अपना। नहीं सुन पा रहे आपने कुछ केमिकल इम्बैलेंस बताया है जी। ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस बताते हैं डॉक्टर साहब ना। मैं साइकियाट्रिस्ट मिला था। नहीं, आपकी बात में नहीं समझ पा रहा हूँ, आप फिर से अपनी बात ऐसा है कि हेलो जी डॉक्टर साहब बताइए। हेलो, आप ये टीवी, आप ये सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट करके हमसे बात कीजिए, या टीवी से दूर होकर के बात कीजिए, तो बात हो पाएगी और आप भी सीधे हमें सुन पाएंगे फोन के जरिए। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे ब्रेन में जो स्ट्रेस जो हुआ, स्ट्रेस जो करें, जैसे कैटेकोलोमीन्स रहता है। जब भी हम स्ट्रेस करते हैं तो हार्मोन्स होता है जिसको कैटेकोलोमीन्स कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको। और ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी धमनियों में सिकुड़न पैदा करती है, जिसके कारण कि हमारे धमनियों को नुकसान पहुंचता है। और वही काम निकोटीन, जैसे हम लोग तंबाकू का सेवन करते हैं चाहे किसी भी फॉर्म में, और अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो अल्कोहल भी हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादातर एक अल्कोहल लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब हमें, अगर कोई आदमी क्रोनिक अल्कोहलिक है जो कि हर समय ज़्यादा, जिसको बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनको अगर अल्कोहल कंजम्पशन को कम कर दें, सॉल्ट को कम कर दें, अपने वज़न को नियंत्रित रखें। और सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें कि हमें बीमारियां पैदा हो, इससे पहले जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप, मतलब मीडिया, इस तरह के स्वास्थ्य के विषय को अहमियत देते हुए इस पर चर्चा कर रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा जरिया है जिसके द्वारा हम आम आदमी में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, लोगों को उनके स्वास्थ्य में सजगता पैदा कर सकते हैं, क्या करें और क्या ना करें इसके लिए सजगता पैदा कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति कोई भी 35 साल से जिनकी आयु ऊपर हो, उस हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करानी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, और हमारे देश में मरने वाले हर तीसरा व्यक्ति, और आपको बताऊं कि इस देश में, हमारे देश में लगभग 11 लाख लोग प्रतिवर्ष हाइपरटेंशन और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं। बताइए, तो ये ना हो तो इसकी गंभीरता 11 लाख लोग प्रतिवर्ष। जी आपने जैसा कहा है, हमारा भी मकसद बिल्कुल यही है कि अवेयर करना। इस शो का मतलब ये नहीं है कि इलाज करना और या दवाई आपको बताना। जी, बहुत इसके लिए आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं सर। और धन्यवाद आप लोगों को भी, दिल से बधाई है। जो कार्य मैं करता हूं वही काम आर भी कर रहे हैं। जी, आप लोगों को भी बधाई कि आप लोग आते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं और लोगों को हम समझा पाते हैं, हम दोनों मिलकर के। आशा जी बलिया से जुड़ी हुई है, पूछिए आशा जी सवाल। आप भी टीवी देख रही हैं आशा जी, टीवी के जरिए नहीं बात हो पाएगी। आप फोन से अगर बात कर सकती हैं हमसे, तो टीवी को म्यूट करके जल्दी से आप पूछिए सवाल। बलिया से आशा जी। नहीं लगता है कि आपसे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप अगर सुन पा रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं उनका जवाब दूँ। नहीं, मुझ तक भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है उनकी। थोड़ी आवाज़ तो आ रही है लेकिन साफ नहीं हो पा रही आवाज़। अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा था कि 90% अनजानी वजहों से या अज्ञात कारणों से हमें हाइपरटेंशन होता है लोगों में,
लेकिन अगर हम आपने जैसा कहा कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें, अगर हम जैसा आपने बताया पुराने ज़माने की जो जीवनचर्या होती थी या दिनचर्या होते थे, उस तरह की जीवन शैली को अपनाएं कि आप कम से कम आधे पौने घंटे एक्सरसाइज करें, आप सब तरह के सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, आप कार्बोहाइड्रेट और मतलब यानी कि अन्न और साग सब्जी और फलों का संतुलित रूप से सेवन करें, फैटी मील्स को कम खाएं, तो फिर हम बच सकते हैं। वो जो 90% लोग जिनका अज्ञात कारणों से होता है वो भी बच सकते हैं हाइपरटेंशन। बिल्कुल कम बच सकते हैं, डिलेड ऑनसेट कर सकते हैं और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं दवाओं से, कम दवाओं से बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं जी। तीनों ही कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग बच सकते हैं जिनको कि हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर होने का चांसेस है, और कुछ लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लेवल है उनका जो, अगर इसको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जो डाइट प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया कि लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड लेस सॉल्ट, और उसके बाद डेली एक्सरसाइज जैसा आपने बताया, ये सब चीज़ें जो है अगर 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो उसको कम कर देना, कभी एक्सेस सॉल्ट ऊपर से लेकर नहीं खाना, और कम सॉल्ट अपने खाने में उपयोग करना, ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान दें और प्रतिदिन एक्सरसाइज करें और अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर 35 साल के बाद नपाएं, या मतलब जब आपको ब्लड प्रेशर पता चल जाए तो उनका प्रॉपर आप रेगुलर ट्रीटमेंट करें। देखिए सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ 40% लोग जिनको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर के बारे में अवेयर हैं, सिर्फ 40%, और 13% लोग ही ऐसे हैं जो पूरी तरह ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल रहता है। जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो ये आंकड़ा जो है अवेयरनेस के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग इनको, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि ये एक साइलेंट किलर है। क्या है कि हम दुश्मन उसको मानते हैं जो सामने दिख रहा हो, लेकिन इस दुश्मन वो भी हो सकता है जो हमारे सामने ना बैठा हो लेकिन पीछे से हमारे ऊपर आघात कर रहा हो। ये ब्लड प्रेशर एक ऐसा ही बीमारी है जो अपने आप में धीरे धीरे बढ़ा रहता है अंदर, और आपको तब तक कुछ नहीं करता कई बार जब तक कि आपको मेजर नुकसान ना कर दें, जैसे पैर हाथ की नसों को ख़राब ना कर दें, किडनी को ख़राब ना कर दें, हार्ट अटैक न करवा दें, हार्ट फेलियर न करवा दें, या फिर पैरालिसिस कहते हैं जिसको ब्रेन स्ट्रोक या पक्षाघात कहते हैं, वो ना कर दें। कई बार इसका डायरेक्ट प्रेजेंटेशन इसलिए होता है कि लोग जो है अगर तकलीफ़ होती है तो कहता है अब मुझे कैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको बिल्कुल हो सकता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि आप 3 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर है एडल्ट एज में, तो आपको बिल्कुल ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपको चक्कर आए, नींद प्रॉपर नहीं आए, आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जो जैसा बता रहे थे कि समस्या साइलेंट किलर इसलिए भी कहते हैं कि आपको अंदर बीपी है, आप नहीं उसको जांच करवा रहे हैं, नहीं आप दवाई ले रहे हैं, नहीं इलाज करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आपके शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब करती चले जाएगा, आपके अहम अंगों को ख़राब करता चला जाएगा वो, और फिर शायद बहुत देर हो जाएगी जब तक आप ये समझ पाएँ और उसका इलाज करा पाएँ। तो आखिर में डॉक्टर साहब, आपका अगर मैं समझूं कहूं कि कुछ पॉइंट्स में डूज एंड डोंट्स आप बता दें कि जीवन में किस चीज़ को अपनाएं और किसे आप छोड़ दें ताकि आप बीपी से बचे रहें। जी डू में सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने बच्चों और स्कूल में हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्या उनको आउटडोर गेम्स खेलने के लिए ज़रूरी है। बच्चों से जब एडल्ट हों तो उसको एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे रोज़ टहलना चाहिए, 45 मिनट। दूसरा बात, हरी साग सब्जियां खाना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, मोटापे नहीं होने देना चाहिए, और स्ट्रेस को कम करना चाहिए। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको कट डाउन करना है, सॉल्ट को कट डाउन करना है, आपको निकोटीन वगैरह कोई खाते हैं तो उसको कम करना है, और कोई भी ये बैड हैबिट्स को, अपने जो खाने का पैटर्न है उसको पिज़्ज़ा बर्गर चीज़ें ये सब नहीं खानी चाहिए आपको। यही सब चीज़ डोंट में है, और अच्छी हैबिट, अच्छी आदतें, एक्सरसाइज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब ग्रीन वेजिटेबल, कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब ये सब अच्छी आदतें हैं जो करना चाहिए। कुल मिलाकर के एक अच्छी जीवन शैली, अच्छा भोजन कीजिए जो आमतौर पे स्वस्थ जीवन शैली और भोजन है, खान पान है, जो रेकमेंड करते हैं हमारे घर के हमारे बड़े बुजुर्ग भी, और आप भी कर रहे हैं, वही अपना लें तो आप बचे रहेंगे, वरना ये साइलेंट किलर खतरनाक। हम अगर हम जी
कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि हम अगर इंडियन बन के रहें तो हम ज़्यादा मतलब भारतीय रहें तो हम ज़्यादा हाइपरटेंशन से दूर रह सकते हैं। जब इंडियन बन जाएंगे तो हमें ज़्यादा परेशान करेगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओम शंकर, कार्डियोलॉजिस्ट वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का स्वस्थ प्रदेश।